हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। जैसा कि अपनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी 70 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री, और ये आज का वीडियो नंबर 3 है। ये वीडियो कुछ ऐसा खास होने वाला है जो कि आपको अपकमिंग जो एग्जाम आपका है 27 को केमिस्ट्री का, उसमें सेम एज इट इज क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो मैं आज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। इस पेपर में आज पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। ठीक, तो चलो हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, सो ये पेपर है अभी कंपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। साथ साथ में हमने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी ऐड कर दिया है और इसमें बहुत कम समय लगेगा। पूरा आपको पेपर 3 घंटे 15 मिनट का भी सॉल्व करा दिया जाएगा तुरंत, विद आपके बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिले एग्जाम्स में। कौन सी वो रिएक्शंस हैं, कौन से वो क्वेश्चंस हैं, कौन से वो न्यूमेरिकल्स हैं, सब आज इसी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखिए जरा, पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देंगे और उसके बाद हम लोग अभी स्टार्टअप करेंगे पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो ये देखो हमने मार्किंग स्कीम लगा दिया है। ठीक, सेक्शन बी सेक्शन ए जो भी हैं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे लगा दिया है और ये भी बता दिया हूँ किस प्रकार से मार्किंग स्कीम की आपकी जो होता है बोर्ड एग्जाम में कैसे होती है। ठीक है, हालांकि ये गोपनीय है लेकिन आप देखिएगा इसको। ठीक, तो ये देखो, तो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे पूरा ए टू जेड पूरा पेपर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़े से एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप से। देखो, आपको पता है कि जो एमसीक्यूज हैं रीजन इंसर्शन के साथ 16 है, तो आपको हर एक चैप्टर में से एक आधा तो मिलेगा ही। तो हम इसके साथ साथ ये बता देंगे कि यहाँ से तुमको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखो जरा, पहला इसके अंदर एक एमसीक्यू है जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। ठीक, चैप्टर नंबर 5 से। इसमें क्या कहा गया है, जब भी बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमंग इन द फॉलोइंग इज, कभी भी आपको 4 कंपाउंड्स या 4 आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं और उसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी तो हम ईएन रूल से निकालते हैं। तो ईएन रूल अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स वाला रूल केमिस्ट्री के कोर्स में नहीं है। ठीक, तो उसको भूल जाओ, अगर आपको टीचर पढ़ाए भी हैं तो उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाएंगे। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो चिलेटिंग लिगेंड को कंटेन करते हैं। ठीक, तो आप हमने एक वहां पे वर्ड लिया है, दैट इज उसका क्या क्या बोला, चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। चलो देखो जरा ध्यान से, हमने बोला कि भाई चिलेटिंग लिगेंड हमने बोला। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या थे? चिलेटिंग लिगेंड बेटा वो थे, इनको हम बोलते हैं कि ये क्रैब्स लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, क्रैब्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, यानी कि चिलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो रिंग को फॉर्म करें, और जैसे ही कोई लिगेंड जब रिंग को फॉर्म करता है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी स्टेबिलिटी की बात आए तो समझ जाना कि जो भी चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, वही वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि चिलेटिंग का मतलब ही है ग्रीक वर्ड चीला। चीला का मतलब होता है क्रैब्स क्ला, जो केकड़े के पंजे की तरह ऐसे अटैच कर ले उसको। ठीक, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक, तो चलो बेटा देखो, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, तो इसके अंदर जरा देखिए, पहला वाला, इसके अंदर कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। ठीक है, और जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो मोनोडेंटेड नहीं, वो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, हेक्सा ऐसे होते हैं। ठीक, तो जरा देखो, CN भी एक मोनोडेंटेट है, NH3 भी एक मोनोडेंटेट है, लेकिन इस वाले जरा कॉम्प्लेक्स में देखिए Na2NiEDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, जो कि जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जरा हम बता देंगे। देखिए जरा, N से CH2 से CH2 और फिर एक बार N, और इसी N से 2 हम लोग एसीटेट लगाएंगे। इधर भी CH2COO माइनस, इधर भी CH2COO माइनस, और इधर भी सेम चीज CH2COO, इधर भी CH2COO माइनस माइनस। इसको हम बोलते थे EDTA। ये इधर से डोनर एटम कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। ठीक, देखो जरा, इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, जुड़ जाएगा इसी के अंदर, तो ये रिंग बन जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बात समझ गए? ऐसा अगर बेटा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कर लेंगे। चलो, EN क्या, जैसे मान लो इसी के अंदर ये भी कॉम्प्लेक्स होता CuEN का होल ट्वाइस, तब भी ये चिलेटिंग लिगेंड है, ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। EN का मतलब इथिलीन डाइअमीन। ठीक, तो आपको यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताओ क्या छूटेगा? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा, इसके अंदर पूछा गया था
कि भाई अमाइंस दिए गए हैं, इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज बताइए केवल। मैं आपको बता देता हूं एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन 100% तय है आएगा, 100% सत्यता। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एक्वस फेज में पूछा जाएगा या तो वो गैसियस फेज में पूछा जाएगा। अगर गैसियस फेज में पूछा जाता है तो सिंपली हम इंडक्टिव इफेक्ट लगा के अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जरा देखो इसके अंदर पहला वाला देखो, इसके अंदर ये 3 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री है और ये 0 अमोनिया है। तो आपको पता है कि जितने ज्यादा प्लस आई होंगे ग्रुप किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कंपाउंड में, उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। गैसियस फेज के लिए उसका उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ओके। तो जरा देखो इसके अंदर 3 आई है, 3 प्लस आई, CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG। ठीक है, CH3 का नेचर कैसा होता है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पहला वाला सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को फॉर्म करेगा, यानी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन घुमा देता, तुमको पूछ लेता गैसियस की जगह पे बेटा अगर एक्वस दे देता तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता। तो फिर आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि अगर CH3 होता, ऐसे तो ऑर्डर गैसियस फेज के लिए जो एमाइंस का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 होता है। बात को समझो, यहां से इस बार ये नहीं पूछा जाएगा गैसियस वाला, एक्वस वाला पूछा जाएगा। अगर एक्वस फेज में यही होता तो फिर यही अगर एमाइन होता मतलब CH3 ग्रुप होता, तो इसके लिए छोटा ग्रुप है तो हम लोग याद करेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 213 याद रखना। अगर यही CH3 की जगह पे C2H5 लगा होता तो इसका ऑर्डर हो जाता 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। रीजन क्या था, रीजन आपको टीचर खूब पढ़ा है कि भाई उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरी चीज क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन अप्लाई हो जाता है, जिसके कारण ये ऑर्डर हो जाता है। तो ये चीज जो हमने लिखा है ये किसके लिए रहेगा बताइए, एक्वस फेज के लिए। और ये किसके लिए रहेगा ऊपर वाला, गैसियस फेज के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला है। तो इसका मुझे लगता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, दिमाग लगा के पूरा करेंगे, क्योंकि इसी पेपर से काफी चीजें आप जान जाओगे कि जैसे अब ऊपर के दोनों क्वेश्चन जो हमने कराया उससे रिलेटेड अगर कोई आ रही प्रॉब्लम है तो आप उसको कर लोगे, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़िएगा। ठीक, तो तुरंत बेसिक कैरेक्टर आप पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी। देखो ये क्या लिखा है, लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि 4 कंपाउंड्स में कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि किसमें लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि किसका लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगा। तो आप सभी को पता था, आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं, इसको क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया जाता है, और उसमें बताया गया कि कौन से जो है ज्यादा पावर वाले हैं, कौन से कम पावर वाले हैं लिगेंड्स। ठीक है, कौन से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स हैं, कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी एक्साइटेशन एनर्जी कोई होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं मारेगा, करेगा तो लेकिन अंदर ही नहीं, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। यानी जिनके पास हम बोल सकते हैं कि जो वीक फील्ड के जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होती है। बात को समझो, जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करेंगे, तुरंत आके जुड़ जाएंगे आके। ठीक, तो जरा देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोअर एक्साइटेशन एनर्जी किसकी है, तो आप इसमें से ढूंढिएगा जितने भी हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो आप देखिएगा H2O सीरीज में बीच में रहता है, NH3, फिर Cn, ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, और Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL। सो इसके लिए इसकी लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी, मतलब जाके अपना होल्ट का रूल फॉलो करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। ठीक, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो बात समझ गए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा था बेटा, डी। ठीक, तो यानी लोएस्ट अगर एक्साइटेशन हाई एनर्जी पूछा होता तो हम क्या किसका लेते, Cn का लेते। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा ये चीज देखो, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया तुरंत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कह रहा है कि Sn इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ये देखो Sn4 से Sn2 में ये चीज इतना, और कह रहा है कि Cr3+ से Cr का पोटेंशियल दिया गया। अब देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और 1 सेकेंड का दिक्कत में वो अपना MCQ खराब कर लेते हैं, और यहां से एक MCQ पक्का ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, है ना। तो देखो जरा कहां पे आपकी प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक, अब देखो इसमें दिया Sn4 से Sn2+, आप दिमाग लगाओगे सर +4 से +2 जा रहे हैं, ये तो हमारा प्रोसेस उल्टा हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसमें भी लिखा है Cr3+ से Cr जा रहे हैं,
3 से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और आप इधर से उधर वैल्यू पुट करके गलत कर देते हो। तो एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस फार्मूले से आपको सारी जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको याद रखना है LOAN एक तरफ, और एक तरफ आपको याद रखना है रेड कैट, यानी कि लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लेफ्ट, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव, लिख लीजिएगा। और रेड का मतलब रिडक्शन और कैट का मतलब एट कैथोड। ठीक, तो देखो जरा, अब देखो इस वैल्यू में, अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो दोनों में सबसे कम वैल्यू जिसकी हो उसको हम एज ए कंसीडर कर लेते हैं, वो एनोड होगा। सब दोनों में से सबसे कम वैल्यू एनोड। ठीक, समझ गए, गॉट इट। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला होता था बेटा, वो ये होता था E इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो अब मुझे बताओ जल्दी से कि अगर हम यहां से सिंपली हम लोग सेल पोटेंशियल निकालेंगे, E सेल इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो E कैथोड की वैल्यू मुझे बताओ जल्दी से कितनी आएगी। तो पता चल गया ना, बताओ जल्दी। ठीक, तो बताओ ये +15 है और ये माइनस है, तो कैथोड कौन सा, ये। एनोड कौन सा, ये। तो हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू 0 + 15 यानी 0.15। एक सेकेंड, इसको हटाओ, हम क्या लिखेंगे 0.15 प्लस प्लस कितना भाई, ये माइनस है फार्मूले में और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.73 और इसको जैसे आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 0.88। तो इस चीज के लिए आप कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा होगा मुझे बताओ जल्दी से। ऑप्शन हमारा ये होगा। ठीक, ओके बेटा। देखो परेशान नहीं होना है, बस यही क्वेश्चंस बार बार आएंगे। अब इसमें देखो हम पूरा तुमको निचोड़ दिखा देना, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा जितना भी केमिस्ट्री टोटल इसी के अंदर आ जाएगा। और हम एक एक चीज को डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाए। बात समझ पा रहे हो। चलो अब इसमें कह रहा है कि आपको इथेनामाइन और एनिलीन के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। हमने कहा था कल की वीडियो में, 2 वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी बेटा। हमने कहा था कि एक टेस्ट से क्वेश्चन यहां और एक अंदर, यानी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको केमिकल टेस्ट से आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। देखो अगर आपने कल वाली वीडियो पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। कल हमने कहा था कि हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है, बताओ जल्दी से। एमाइंस के डिग्री पहचानने के लिए, समझो जल्दी से। हाइलोफॉर्म टेस्ट यहां पे लिखा हुआ है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता एमाइंस का केस, क्योंकि ये एथेनामीन और एनिलीन लिखा हुआ है। टॉलेंस टेस्ट भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हम लोग एल्डिहाइड में पढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड को हम सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट यानी कि सिंपली हम साल्ट बनाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एजोडाई टेस्ट बचा, एजोडाई टेस्ट हम कर सकते हैं, यही तो बचा ना। देखो इथेनामाइन है, इथेनामाइन का फार्मूला क्या होगा, इथेनामाइन का फार्मूला क्या है, CH2H5NH2। और दूसरा क्या लिखा है, एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला क्या है, NH2 से रिंग। दोनों बेटा प्राइमरी एमीन है, इसमें ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी प्राइमरी एमीन है। तो इसका मतलब क्या था कि हम हिंसबर्ग टेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो डिग्री पहचानने के काम आता है। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट कराते थे कि जो प्राइमरी एमीन्स होती थी वो उसके साथ रिएक्शन कर जाती थी और उसके बाद जो कंपाउंड बनता था वो अल्कलीज में सॉल्युबल होता था। और 2 डिग्री वाला भी क्या होता था, रिएक्शन कर जाता था लेकिन एल्कलीज में वो सॉल्युबल नहीं होता था, क्योंकि देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट एट नाइट्रोजन। और 3 डिग्री वाला हिंसबर्ग रिएक्शन देता ही नहीं था। तो बात समझ गए। तो इसके अंदर हमें टेस्ट कौन सा देगा, एजोडाई टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एनिलीन रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ। याद आया, एनिलीन जब रिएक्शन करता है कपलिंग रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। तो अगर एनिलीन को हम लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल के पैरा वाले से H और इधर इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एनिलीन से BDC और फिर हम एजोडाई टेस्ट करा सकते हैं। अरे चलो मैं बता ही देता हूं, चलो देखो इधर, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखिए इधर एजोडाई टेस्ट हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एजोडाई टेस्ट करेंगे। हम एजोडाई टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए जरा, चलो सिंपली बता दे रहे हैं हम लोग। N2Cl लिखा है, ये BDC लिखा हुआ है। ओके, इसकी रिएक्शन अगर हम
एनिलीन के साथ करा देंगे, किसके साथ, यही जो हमने कहा था एनिलीन के साथ करा देंगे बेटा। और ये बेसिक हम मीडियम कैसा लेंगे, एसिडिक लेंगे। और जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसका H और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन का सेकेंड पार्ट। और मुझे जो रिएक्शन मिलेगी उसकी डाई कैसे मिलेगी, ऑरेंज कलर की डाई मिल जाएगी। तो यहां से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एजोडाई टेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा, इसको लिख लो पहले से ही, 2 क्वेश्चन बता देते हैं, यहीं से आएगा। इसमें कहा गया है कि NiCN4 2- की ज्योमेट्री और डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बता दीजिए। डायमैग्नेटिक करेगा, ज्योमेट्री ऑफ डायमैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स, ये बता दे रहा है कि इसकी आप ज्योमेट्री बता दीजिए। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, एक सेकंड देखिए सुनिएगा। एक तो NiCN4 2- और एक रहता है तुम्हारा NiCO4। इसमें भी ज्योमेट्री पूछा जाता है, रट लो, करने की आवश्यकता नहीं, रट लो, सच बता रहा हूं, रट लो 1 नंबर के लिए। NiCO4 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। लेकिन आप दिमाग दोनों लगाओगे, सर CO भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, ये भी पेयरिंग एनर्जी करा देगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए जरा मैं बताता हूं, देखिएगा बेटा इस चीज को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक। तो NiCN4 2- VBT पर हम करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी। Ni का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 28 का, +2 चार्ज का, तो हमें क्या मिलेगा 3D8 वेट। अरे ठीक बेटा, वेट, ओके। तो जब Ni का हम, अरे ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। Ni 2+ का जब हम करेंगे तो क्या आएगा 3D8 और 4S0, ठीक, 4S2 वाला 0 हो गया। अब ये 3D8 है, इसके अंदर 5 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हम लोग फिलअप कर देंगे, जो कि ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ओके, ये हमने भर दिया। अब ये CN कैसा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो जब ये अप्रोच करेगा तो ये वाला इसके अंदर भर जाएगा, और आपका ज्योमेट्री क्या, इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा DsP2, और DsP2 के लिए ज्योमेट्री आएगी, क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। NiCO4 वाला अगर केस लेते तो 4S2 भी आ जाता, और 4S2 CO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, S2 के इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर फिल हो जाते, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता sp3, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती। बात समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन खूब हाईलाइटेड क्वेश्चन है बेटा, जरूर आएंगे, ठीक। तो NiCO4 के ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, ओके। चलो कैसे होगा कि भाई जब NiCO4 में जब Ni पे देखोगे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, और ये 4S2 हो जाएगा, और 4S2 हो जाएगा तो CO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देगा, दोनों में एक एक, और ये पूरा भर जाएगा। तो फिर जो 4 लिगेंड होंगे वो एक S में जुड़ेगा और 3 P में जुड़ेंगे, और ये बन जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेगा। विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर, कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक है कि SN2 है कि क्या है। आपको पता है कि डाई जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो हमारे पास कोई अल्कोक्साइड ग्रुप होता था, RONO RNA प्लस माइनस, और कोई भी 1 डिग्री या 2 डिग्री हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता था। हालांकि 1 डिग्री हम लेते हैं, 2 डिग्री ज़्यादा, 3 डिग्री तो बनता ही नहीं है, वो कुछ और ही बना देगा, ठीक, तो ईथर नहीं बनाएगा फिर वो। इससे जो रिएक्शन कराते हैं तो ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तुरंत रिएक्शन होकर और हमको ROR बन जाता है, यानी ईथर बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक, जो कि इसका कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ना तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई है, ना ये कोई SNO है, ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंपली क्या है SN2 रिएक्शन, ठीक, ओके।
तो याद रखना आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो SN2 को फॉलो करती है। ठीक, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन डाइमिथाइल ईथर बन जाता है बेटा। इसी पेपर में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो अब ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन देखिए, हो गया आपका, हो गया आंसर, हो गया सर। आउट ऑफ Fe3 2+C3 जो भी दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए किसका हाईएस्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, μ=Nn+2, उससे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ये जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, वो सॉल्व करो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल उतना ही उसका मैग्नेटिक ज्यादा मोमेंट होगा। चलो Fe2+ के अंदर चेक कर लेंगे, 3d6 आएगा, 4s2 आएगा, बस समझ गए, 3d6 और 4s2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई बुला रहा क्या, नहीं, ओके। तो इसका मतलब क्या था कि 2 0 हो जाएगा और 6 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और ऐसे आप अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे Fe में हमने बताया, तो कितने आ गए, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए, ये हो गए इसके नंबर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका जब ऑक्सीडेशन हम जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या मिला, 3d6 4s2, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, d6 बचा, यहाँ 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 यहाँ, नंबर ऑफ कितने आए इलेक्ट्रॉन अनपेड, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में। CO में और कमाएंगे, Ni में और कमाएंगे, ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको करिएगा। ये देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से IUPAC से 3 नंबर आपके पक्के हैं, 3 मार्क्स 100% तय है कि वहां से 3 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर अंदर के, 1 नंबर MCQ में। देखो कोऑर्डिनेशन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन ऊपर बोला, इधर देखो फिर क्वेश्चन आ गया 9 नंबर, इसमें कह रहा है कि इसका नाम बता दीजिए। तो नाम बताने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हमारा है। अगर वो पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा वो हम सिंपल लिखेंगे, अगर वो माइनस में है मतलब नेगेटिव में है हमारा स्फीयर इंटाइटी, तो फिर हम उसको 8 लगा देंगे। तो देखो इसका क्या नाम होगा, तो ये स्फीयर कैटायन नेम्ड फर्स्ट देन एनायन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखेंगे, ये N से स्टार्ट होता है, ये A से स्टार्ट होता है, ठीक। तो हम लोग एमाइन से पहले स्टार्ट होता है, तो हम लोग ये पेंटा से स्टार्ट करेंगे, 5 है तो पेंटा एमाइन, और फिर नाइट्रो वाले में जाएंगे, एक ही है तो मोनो मोनो लगाते नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा नाइट्राइटो N, ये एक अच्छा एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, NO2 जो होता है ना वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, कैसा होता है एम्बिडेंटेड। तो ये अगर ONO लिखा है या NO2 लिखा है तो इसमें हम N डोनर एटम मानते हैं और इसमें हम O डोनर एटम मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे NO2 लिखा था, तो हम इसको क्या लिखेंगे नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगी, NO2 -1 हो जाएगा, 2 Cl है वो -1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। और लास्ट के अंदर जो लास्ट के बाहर लिखा होता है उसके लिए हम लोग टेट्रा ऑट्टा का यूज नहीं करते हैं, सिंपली उसका हम आयन का फॉर्म में लिखते हैं। तो क्लोरीन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे। तो ये हो गया अपना 1 नंबर यहाँ से पक्का। अभी हम दिखाएंगे कि मार्किंग स्कीम भी क्या है, अंदर सेक्शन बी में जैसे पहुंचेंगे, अभी आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक, क्लियर ना, ओके क्लियर। अब जरा इस क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि आपको कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। कल ही हमने रिएक्शन कराया है ये कि कौन एल्डोल देता है कौन एल्डोल नहीं देता है, कराया है ना, तो फिर आना चाहिए तुमको ये। तो बताओ जल्दी से एल्डोल कौन देगा, कह रहा है कौन देगा कौन नहीं देगा। CH3CHO है, इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो है कि नहीं, अल्फा कार्बन तो है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। कह रहा है कि डज नॉट अंडरगोज द अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 2, इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यानी कि जो C6H5CHO है, यानी ये चीज ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन ये नहीं देगा, दैट्स ऑल। चलो तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले में मूव कर रहे हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी को एक रिएक्शन चल रही है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है।
क्वांटिटी दिया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं। हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें दी गई हैं तो फिर हम क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ए से बी रिएक्शन है और एक ही है, तो इसका मतलब ए बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना है। इट वाज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, कह रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 2 गुना हो जाएगी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम 4 गुना बढ़ा दें। तो यानी सिंपली इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के ए, ये बन गई इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम 2 टाइम्स कर दें, 2r कर दें, तो जो होगा ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि के 4a की पावर x, और इधर भी x। तो ये हमारा इक्वेशन 1 2 बन गया। अब इक्वेशन जैसे 1 2 बना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू के कट जाएगा, आर कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, 4 हो जाएगा, बाहर निकल आएगा जो कि है a की पावर x। और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि सिंपली हमारा वैल्यू क्या है, 1/2। यानी कि इसके अंदर बेटा ऑप्शन कौन सा था, सी वाला था। चलो भाई नेक्स्ट वाला हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट आईपीएससी ऑफ दिस। अब इसका आईपीएससी देखो कितना कितना बेसिक था, इतना बेसिक था कि क्या ही बताएं, 10th वाले बच्चे कर देंगे। ये कह रहा है कि सी से 3 कार्बन लगे हैं और इधर भी एक कार्बन है और यहाँ पे बी आर है। तो आपको पता है यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, देखो 2 कार्बन है, 1 पोजीशन पे क्या है, बी आर है। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसका मतलब ऑप्शन डी था। इसके रीजन सर्सेंस आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इसका आंसर नीचे अटैच्ड है, ये देखो लिखा हुआ है कि इसका वाला ए होगा, इसका ए होगा, ठीक है, इसका बी होगा, इसका ए होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और देखिए कि रीजन सेशन कैसे अटेंड करेंगे, इस पर कम टाइम हम लोग देते हैं, डायरेक्ट सेक्शन बी में पहुंचते हैं, जो आपको बेसब्री से जिसके लिए आपको इंतजार कर रहे थे। ये सेक्शन बी है। अब देखो आपने कितना पढ़ा है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। चलो देखो भाई, कह रहा है कि आपको ग्लूकोज की रिएक्शन कराना है, बायोमोलिक्यूल से 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज का फार्मूला क्या था वो आप सभी जानते हो, CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। कह रहा इसकी रिएक्शन आपको कराना है, इसके साथ कराना है, HCN के साथ कराना है, इसके साथ कराना है HCN के साथ। तो आपको पता है CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, C ऐसे, ये CN जाएगा यहां जुड़ जाएगा और ये H जाके यहां जुड़ जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, एक साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो देखो क्या साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। यानी इसी C से, इसी वाले C से, जरा देखिए ध्यान से, CN हो जाएगा, OH हो जाएगा, बाकी ये सब वही रहेगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। 1 नंबर की कुछ रिएक्शन थी, 5 रिएक्शन है ग्लूकोज की, पांचों पढ़ लो, एक कहीं ना कहीं आपको वहां से दिखने को मिल जाएगा। फिर ये कह रहा है कि हमारे पास कंसंट्रेट HNO3 है, क्या है, HNO3 है। तो आपको पता है HNO3 क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका काम होता है कि अल्डिहाइड हो या 1 डिग्री अल्कोहल हो, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है COOH ग्रुप में। तो यानी इससे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, COOH और CHOH का होल 4, और नीचे भी आपको क्या मिल जाएगा, COOH। बस अब देखो, ये मैं इधर भी दिखा दे रहा हूं कि इसको मार्किंग स्कीम में CBSE वाले कैसे दिए। देखो इसका मार्किंग स्कीम में यहाँ अटैच कर दे रहा हूं, ये देखो, देखो अगर अब किसी ने कमेंट किया था कि सर अगर हम ना नाम लिखें तो क्या मार्क्स हमारे कट जाएंगे, नहीं। देखो ये CBSE की मेन स्कीम है, जो कि जो भी एग्जामिनर होते हैं उनको ये दी जाती है, और यहीं से आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आप अपने नाम नहीं लिखा था, ठीक है, ग्लूकोरिक एसिड, तो आप कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक। चलो लेकिन अगर आता है तो लिख दो क्या आपका जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन जरा देखो, ठीक, अगला क्वेश्चन जरा बेटा पढ़ो।
इसी में आपको हम पूरा न्यूमेरिकल्स सब करा दे रहे हैं। देखिए चलो, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CO CH3 टुवर्ड्स द रिएक्शन विद HCN। कह रहा है कि इसका रीजन आप बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ रीजन दिया गया है तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका तुरंत ही आंसर आ गया। कह रहा है इसमें दोनों में से ये रिएक्टिव ज्यादा है, ऐसा क्या रीजन क्या है बताइए मुझे। तो आपको पता है कि CH3CHO के पास बहुत कम हिंड्रेंस है, उसके पास ज्यादा हिंड्रेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि HCN की रिएक्शन जो इस पे हाईली हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा हो जाएगा। यानी CH3CHO में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काफी अच्छा है, ठीक है, ठीक है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और उसके अंदर थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, तो CN जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन CH2CHO तुरंत अटैक कर देगा। यानी कि CH3CHO ज्यादा रिएक्टिव है। रीजन क्या है कि उसके पास अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन का, और दूसरी चीज क्या है कि CN आसानी से अटैक कर सकता है। तीसरी चीज क्या है कि भाई उसके पास हिंड्रेंस बहुत कम है, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। 18 का सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए बेटा, इसको देखो जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड और हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन द एल्डिहाइड कीटोन्स। आपको खूब पढ़ा है, खूब आपने सोल्यूशन से पढ़ के रखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके लिए आई की वैल्यू 0.5 होती है, क्वांटा फैक्टर की होती है कि ना, क्योंकि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है, बाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हमेशा ज्यादा ही होंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन द एल्डिहाइड देन कीटोन्स। क्या रीजन लिखना है कि दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस कहानी नहीं लिखना है, देखो कितना लिखना था। इसका हमने फार्मूला बताना नहीं है, ना ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है, सिर्फ आपको इतना लिखना था। देखिए 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 बेटा, ये देखो इतना लिखना था बस आपको। ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्मेशन, ठीक, ओके, गॉट इट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। देखिए बेटा, अगर ध्यान से आपने इस पेपर को पूरा पढ़ लिया तो ये समझ जाओ आपका बहुत भला हो जाएगा। देखो अब ये कह रहा है कि केमिकल टेस्ट, हमने अभी कहा था ना स्टार्टिंग में कि केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, फिर आया। कह रहा है कि आपको केमिकल टेस्ट बताइए अगर आपने पढ़ा है। ये क्वेश्चन नीट IIT में भी पूछे जाते हैं कि इन दोनों में से कौन टेस्ट अच्छा देगा, कौन अच्छा टेस्ट नहीं देगा, या कौन सा टेस्ट देगा। तो प्रोपेनल लिखा है, प्रोपेनॉल लिखा है। प्रोपेनल का फार्मूला आप सभी को पता ही है, बताने की कोनो आवश्यकता नहीं भी है। देखिए चलो देखो, एक सेकेंड, ओके। तो देखिए जरा, प्रोपेनल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CHO। प्रोपेनॉन का फार्मूला क्या है, CH3 CO CH3, ठीक। अब कह रहे हैं इन दोनों में से आप केमिकल टेस्ट बता दीजिए। तो आप क्या केमिकल टेस्ट देंगे, आपको एक रिएक्शन पढ़ाई गई थी, बताइए जल्दी से। आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाया गया था NaOH और I2 के साथ, याद आया। इस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शंस। इसके लिए क्या होता था, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, इसमें भी CH3CO ग्रुप है, और उसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाले में नहीं है ऐसा, लेकिन नीचे वाले में ऐसा है। तो क्या होता था, यहां से हमें एक कार्बन में CH ये मिल जाएगा, I2 है तो CH एक हेलोफॉर्म मिल जाएगा, और दूसरा क्या है, इसी का एक साल्ट बना देगा CH3COONA, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। और बस आपको ये लिखना, रिएक्शन नहीं कराना है, बस आपको ये लिखना है कि प्रोपेनॉन जो है गिव्स आइडोफॉर्म रिएक्शन, और प्रोपेनल जो है नहीं देगा। या रिएक्शन करा देंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा। अगला देखो, इसका जवाब तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि भाई बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे।
बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अगर हम लोग NaCO3 डालेंगे तो आपको पता है बुदबुदाहट, इवोल्यूशन, एफरसर्वेंस जो है आएगा यहाँ पे, है ना। तो पता है आपको बेंजोइक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। और लेकिन बेंजल्डिहाइड के अंदर अगर हम वही चीज डालेंगे तो नहीं होगा। या अगर मान लो ये आपको नहीं आता था तो केमिकल टेस्ट यहाँ पे आप टॉलेंस रीजेंट वाला करा सकते हैं। टॉलेंस रीजेंट वाला बेंजोइक एसिड के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड के अंदर सिल्वर मिरर कलर आपको ऑब्जर्व होगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। इसका जरा आप मार्किंग स्कीम देखिए कि क्या उसके अंदर लिखना है। देखिएगा बेटा, ये देखो वही चीज है। अगर हम NaCO3 डालेंगे तो बोथ कंपाउंड सेपरेटली बेंजोइक एसिड एंड विल गिव द ब्रिस्क, ठीक है। तो ये देखिए जरा CO2 का इवोल्यूशन लिखा हुआ है और बेंजल्डिहाइड यहाँ पे नहीं देगा। और इसमें लिखा गया है और एनी अदर सुटेबल केमिकल टेस्ट। जैसे मान लो तुमने ये भी नहीं आता था तो आपको आ गया कि अगर हम बेंजोइक एसिड के अंदर इथेनॉल मिलाएंगे और एसिडिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे तो मुझे एक एस्टर का फॉर्मेशन होगा, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, जिसकी फ्रूटी लाइक स्मेल होगी। लेकिन बेंजल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं होगा। तो आप कोई भी अगर लिखे होंगे तो आपको एक मार्क्स दे। देखो CBSE वाले बोल देते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अदर भी सुटेबल केमिकल टेस्ट लिखा है आप उसको नंबर दे दीजिए। बात समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग अब मूव करेंगे। देखते रहो बेटा। अब देखो इसमें कहा गया कि राइमर-टिमान रिएक्शन क्या है। राइमर-टिमान रिएक्शन कल वाली वीडियो में हमने खूब पढ़ाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जस्ट उसको वॉच कर लीजिए। और सुनिए आज फिर रात में लाइव आएंगे वही 7 बजे तकरीबन, ठीक है। 7 टाइमिंग आपको मिल जाएगी। तो राइमर-टिमान रिएक्शन कल हमने बताया था कि हमारे पास फिनाल था क्लोरोफॉर्म के साथ में, बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड मिलता है। और अगर हम CHCl3 की जगह पे CCl4 ले लेंगे तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो राइमर-टिमान रिएक्शन आई होप कि नीचे आपको अटैच है, उसमें आप सीधे पढ़ लेना। ऐसे कोल्बेज रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, दोनों रिएक्शन, ठीक है। सॉरी बेटा, रात में ज्यादा जगे तो उसके लिए तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रिएक्शंस लिखी हुई हैं दोनों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोल्बे और राइमर-टिमान रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो कोल्बेज रिएक्शन के बाद ये क्वेश्चन एक पूछा गया है। कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया गया है और आपको ये बताना है कि 3/4 आपको बता देते हैं ऐसा न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा 100%। 3/4 दिया गया हो या परसेंटेज 99% हो या 50% वाला एक क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, वही वाला फार्मूला आपको लगाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। T is equals to 2.303 डिवाइड बाई K इंटू लॉग R नॉट बाई R। चलो इसको एज कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक। वही फार्मूला लगाएंगे। इसके अंदर क्या क्या दिया गया, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है, देखो जरा अभी हम नीचे दिखा देंगे। और इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन होता है बताओ। 3/4 दिया है, 3/4 दिया है। इसका मतलब जो इनिशियल होगा वो 3 होगा और जो फाइनल है वो 3/4 है। सब्सट्रैक्ट करके मत निकालिएगा, सिंपल है फंडा, क्या मतलब है बवाल करने का, ठीक है। 3/4 क्या हुआ होगा फाइनल और 3 क्या होगा इनिशियल होगा, तो 3 डिवाइड बाई 3/4, 3 कैंसिल आउट, 4 आ गया, log 4 खाली बचा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आपने अगर नहीं किया तो आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे, देखिए। ओके चलो भाई इसको हम लोग देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वही वाला जो अभी हमने बताया था जस्ट। तो देखिए जरा ये CBSE की गाइडलाइंस देखिए, मैं आपको इधर भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कह रहा अगर बच्चे ने फार्मूला लिखा है तो उसको आप आधा नंबर दीजिए। आपको जैसे लगता है कि हमारा नंबर हमने आंसर नहीं निकाला है तो हमारे सारे नंबर कट गए, ऐसा बेटा नहीं होता है। कह रहा है कि बच्चे ने अगर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया है तो आप उसको हाफ मार्क्स दे दीजिए। देखो CBSE कह रहा है, ठीक। और कह रहा है कि बच्चे ने अगर log 4 की वैल्यू पुट कर दिया है तो आप उसको आधा नंबर दे दीजिए। और अगर बच्चे ने फाइनल आंसर निकाल दिया तो उसको आधा नंबर दे दीजिए। यानी 2 नंबर में हाफ नंबर स्टेप मार्किंग होती है केमिस्ट्री में भी, जरूरी नहीं खाली मैथ ही में हो,
हर जगह होती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मार्क्स जो है मिल जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी जैसे ओपन करोगे वहां का ही प्रॉब्लम है, हेलो एल्केन हेलोरिन में। कह रहेगा Br2 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या मिलेगा। आपको पता है कि Br2 हीट के साथ रिएक्शन हेलोजनेशन रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री CH2 है तो यहाँ पे जाके Br जुड़ जाएगा। यानी सिंपली यह देखो हमने जोड़ भी दिया है, CH2 के पास में Br आपको ऐड करना है। ये देखो इधर लिखा हुआ है 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे है, तो आई हम जाके यहाँ जोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। बात समझ गए। तो ये वाला भी उसी का क्वेश्चन था। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया सेक्शन बी और सेक्शन ए। ठीक, ए बी अपना कंप्लीट हो चुका है और इसी में अटैच भी है ये चीज, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे सेक्शन नंबर सी में। अब सेक्शन सी में जरा देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी से, व्हाट हैपेंड व्हेन, आएगा ही आएगा, क्या होता है जब। कह रहा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज हीटेड विद द साइक्लोहेक्सेनोन। कह रहा कि अगर हम इसको, साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब फार्मूला क्या होता है, C11O और नीचे रिंग। कह रहा इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें इसके साथ CH3MgBr के साथ, तो कह रहा है आप मुझे ये बताइए कि क्या बनेगा। कुछ नहीं, देखो बेटा साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लो है तो ये रिंग नहीं होगा, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन है तो ये रिंग नहीं होगा, हाँ बस ओके ये रहेगा। चलो पूरा हटा देते हैं यार, कौन कलर मैच कराएगा। ठीक, साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब ये है, बीच में रिंग नहीं। ओके, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3 बोलो बोलो MgBr के साथ। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ठीक, ये MgBr पार्ट चला जाएगा O के पास और ये CH3 चला जाएगा यहाँ पे, और जैसे ये देखेंगे तो OMgBr यहाँ लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे OMgBr से MgOHBr बाहर निकल जाएगा और सिंपली यहाँ पे OH आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसे कह रहा है फिनाल को ट्रीट किया जा रहा है Br2 और CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। फिनाल का इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है। फिनाल अगर हम Br2 एक्सेस में ले लेते, Br2 वाटर ले लेते तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हम वो नहीं चाहिए, मुझे हमें CH2 चाहिए। तो क्या होगा, तो आपको पता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है फिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। ठीक, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कह रहा है H2O के साथ रिएक्शन कराएगा। कल ही हमने तुमको पढ़ाया है खूब चिल्ला चिल्ला के कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कोल्ड मीडियम में स्टेबल होता है, और जैसे उसके अंदर हम लोग वार्म वाटर डालते हैं तुरंत उसका कन्वर्जन हो जाता है। किसमें बताओ, बता सकता है कोई, फिनॉल में। और अगर उसी BDC के अंदर हम लोग क्या डाल देते, इथेनॉल डाल देते तो बेंजीन बना देता था। ठीक, तो ये वाला हमने करा दिया है। एनिसॉल को अगर कह रहा है HI के साथ ट्रीट करो, एनिसॉल का मतलब क्या था, ये है बेटा OCH3 और OCH3 के साथ एक सुंदर सी रिंग, इसको हम बोलते हैं एनिसॉल। और इसकी रिएक्शन वो कह रहा है कि आप HI के साथ सर करा दीजिए, तो कुछ बड़ी बात थोड़ी है। HI ब्रेक होगा, छोटे कार्बन के पास I चला जाएगा, H चला जाएगा O के पास, यानी फिनॉल और क्या मिल जाएगा, CH3I बन जाएगा। तो ये देखो कितने सिंपल, अगर आपको आते होते ना तो तुरंत हो जाता। ठीक, ये देखो अगला देखो क्वेश्चन, इसका भी अटैचमेंट अभी हमने अटैच कर दिया है, आप उसको पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। कह रहा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस बाय द केमिकल रिएक्शन। कह रहा इस रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, व्हाट डू यू कॉल सच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। नहीं भाई, वो पूछ ही नहीं रहा, वो तो रेट ला यानी केमिकल काइनेटिक्स से उठा रहा है इसको। तो ये एक कौन सी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो ही रिएक्शन थी, एक एस्टर वाला और एक सक्रोज का हाइड्रोलिसिस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होती थी, दे आर लुकिंग लाइक वेरी हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट दे आर एक्चुअली फाउंड इनटू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, केवल और केवल इसके कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए रेट ला इक्वेशन देखो, अगर आता था तुरंत हो जाता। देखो इसके लिए रेट ला हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू के, और भाई ये C12 और H22O11 ब्रैकेट
मॉलिक्युलरिटी क्या है एंड ऑर्डर क्या है। ऐसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, एक एक दो, यानी मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी होगी, दो होगी। ऑर्डर कितना होगा इसका, वन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी ये आपको लिख देना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो गया 3 नंबर, तुम्हारा 3 नंबर हो गया कंप्लीट। देखा। अब अगला देखो, कह रहा कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल। मॉर्निंग का समय बेटा। चलो देखो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि जो भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान ब्रांचिंग के, ठीक, कार्बन की ब्रांचिंग के। तो ये कह रहा है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि जब ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगी, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द इसके। अब कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आप रीजन बताइए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एल्काइल हैलाइड डू नॉट कैपेबल टू द मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, ठीक। तो इसका भी आंसर ये हो गया। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड पासेस टू द possess higher boiling point melting moment to the than क्लोरोबेंजीन। इसमें ये पूछा गया है कि भाई जो क्लोरोबेंजीन हमारे जो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, मतलब ये चीज Cl और ये क्लोरोबेंजीन होता है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट या जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि इस कार्बन के पास जो करेक्टर होगा वो sp क्या होगा, 2 होगा। इसके पास क्या करेक्टर है, sp3 है, ठीक है। sp3 है तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत कम होगा। देखिए जरा, sp3 आपको एक रूल बताता है कि परसेंटेज ऑफ जो s करेक्टर होता है जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है, यानी कि sp2 वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और इसमें थोड़ी सी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा और इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। तो इसके आंसर अभी नीचे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़िएगा थोड़ा सा। अभी तो हम लोग खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको है, और समझिए इस चीज को। और कह रहा है अगला कि डायजोनियम साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक आर एमाइंस आर स्टेबल। ये कह रहा है कि डायजोनियम साल्ट जो होते हैं एरोमेटिक एमाइंस के बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं। एनिलीन डज नॉट अंडरगोज द फिडल। अच्छा हाँ, एक चीज समझिएगा बेटा, यहां से एक क्वेश्चन इस बार आएगा, फिक्स है। एनिलीन का है या बेंजोइक एसिड का है, दोनों कोई रिएक्शन फिडल क्राफ्ट नहीं देते हैं। काहे, क्योंकि कल ही हम बताए थे इनका रीजन लाइव क्लास में कि जो एनिलीन है वो बेसिक मीडियम को शो करती है और आयन हाइड्रस Cl3 एक लुईस एसिड है, जैसे रिएक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हो जाता है, इसलिए फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हम एनिलीन से नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारा बेंजोइक एसिड का केस है, जैसे सी डबल का रिएक्शन करते हैं H प्लस रिलीज होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है और फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन और बेंजोइक एसिड फिडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देते हैं। रीजन क्या है वो हमने आपको बताया है, नीचे भी इसके लिखे हुए हैं। एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। कह रहा है कि मेटा प्रोडक्ट एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छा देता है। ऐसा क्यों, ठीक। तो अब जरा इनके रीजंस देख लीजिएगा यहाँ पे किस टाइप से आपको लिखना है, देखिएगा बेटा। तो ये रीजन नंबर फर्स्ट है और ये है इसका रीजन और ये 25 का। तो वही इसमें लिखा हुआ है, रेजोनेंस स्टेबलाइज एनिलीन जो है लुईस एसिड के साथ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कर देती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज द डिएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से आप इनको देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार से यहाँ सीबीएसई आपको मार्क्स देगा और किस प्रकार से नहीं देगा। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में।
कोल्ड हो गया यार अचानक से। 26 जरा देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चाहे वो एबनॉर्मल हो चाहे वो सिंपल नॉर्मल हो। तो देखिए जरा, इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता था ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, के बी इंटू एम स्मॉल एम मोलैलिटी, और यहां से फार्मूला निकल के आता था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। 2 ग्राम दिया है, निवेट एब्सोल्यूट दिया गया है, MgSO4 दिया है, इलेक्ट्रोलाइट दिया है, इसका मतलब एबनॉर्मल वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी, यानी यहाँ पे हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे। I कैसे निकालेगा, I इज इक्वल टू MgSO4 आयनाइज होगा, तो आफ्टर आयनाइजेशन 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2, और पहला कितना था 1, यानी I की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 पुट करना है। जिस बच्चे ने I की वैल्यू नहीं पुट किया, समझ जाओ कि उसका आंसर गलत हो गया। ठीक, तो ये वाला, इसमें देखो क्या क्या दिया है, कैपिटल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है, और के बी दिया है फॉर वाटर के लिए। बस आपको वैल्यूज पुट करना है। देखो जरा कैसे पुट करना है। चलो, इस सीरीज का जरा देखिए, थर्ड वाला जो वीडियो चल रहा है इसमें जरा देखिए 20C में ये अपना फार्मूला लगा। अब देखो सीबीएसई क्या कहता है, अगर बच्चे ने फार्मूला लिखा है, देखो ये कह रहा है कि आप उसको आधा नंबर दे दीजिए। आई की वैल्यू 2 निकाल दिया, दे दीजिए, पुट कर दिया 1 नंबर दे दीजिए, वैल्यू निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, लास्ट तक पूरा नंबर दे दीजिए। देखो, अब ये देखो फार्मूला जो बना उसमें बेटा यही वैल्यू रखी है, केवी की वैल्यू रखी है, और ठीक है, और आई की वैल्यू रखी है, ये यहाँ पे रखी है, और ये 1000 से काहे ऊपर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वहां पे ग्राम में दिया था। ग्राम में जब रखेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी निकल के वही आ जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, मन लगा के पढ़िएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिल गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टिविटी के पार्ट से क्वेश्चन हर बार आता है, आएगा ही आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, 0.05 m KOH सोल्यूशन, सेल कांस्टेंट दिया है, L/A की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 60 सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया है, और पूछा गया है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, और मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक, 3 चीजें पूछी गई। आपको ये पता है कि जो जो अपने पास रेजिस्टिविटी होती है रो RA/L, और जो कंडक्टिविटी होती है वो भी आपको पता है कापा 1 रेजिस्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी पता है लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई सी इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो सारी वैल्यूज इसमें दी गई हैं, आप बस पुट करना है। आपको कैसे पुट करना है देखिए जरा इधर। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान समझो, नहीं समझ नहीं पाओगे, इसमें एक मिस्टेक है। आप समझोगे कि सर क्या हुआ। देखो ये फार्मूला लिखा, ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। L/A सेल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी। L/A की कितनी वैल्यू दी गई थी, इतनी दी गई थी। ठीक, तो अब देखो जरा, यहां से ये जो A/L लिखा है, हम जानते हैं कि अगर L/A की वैल्यू 60 है तो A/L की वैल्यू आ जाएगी 1/60, और ये देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया इसने। ठीक, तो सेल कांस्टेंट ये ना समझ जाना A/L था। ठीक, यहां से रो की वैल्यू निकल गई, निकल गई सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया इसको निकालने में। चलो, कापा इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अगर निकल गई तो हम लोग कंडक्टिविटी निकाल देंगे, अगर कंडक्टिविटी निकल गई तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई सी इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे पुट करोगे ये आपको वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी में ही, बस हम लोग बहुत जल्दी इसको ऐसे खत्म करने वाले इस पेपर को है, जल्दी देखो। अब कह रहा है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है, ये दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से शॉर्ट ट्रांस एक्सप्लेन कर देना है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 दिया गया है, पेयरिंग एनर्जी इसकी जो है स्प्लिटिंग वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसका मतलब इसके अंदर सेफ्टी लगाना है। सेफ्टी में जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या होती है T2G और EG। कम है पेयरिंग एनर्जी
तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, 4 है तो पहले 3 चले जाएंगे, एक ऑफिस 1 चला जाएगा, यानी कि T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर आपने पढ़ा है तो ये सब आपको बहुत हलवा लग रहा होगा, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सोल्यूशन कलरलेस है, ये कलर्ड है, ठीक। तो इसका जरा आंसर देखिएगा यहाँ पे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे सिस और ट्रांस के बारे में बताया, और ये T2G और EG के बारे में बताया, और उसका सोल्यूशन भी आप कर लीजिएगा। सेक्शन डी में हम लोग अब मूव करते हैं। सेक्शन डी में जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के, वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। केस बेस्ड स्टडी में जो होता है वो चाहे सोल्यूशन का हो चाहे इलेक्ट्रो का हो, कहीं से भी आ सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। देखो इस केस बेस्ड स्टडी में एक सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है और एक तुम्हारा आ गया बायोमोलिक्यूल से, हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ सकता था, तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जरा देखो इस केस बेस्ड स्टडी को आप डिटेल में पढ़िएगा और इसके नीचे यहाँ पहुंचिएगा, इन दो का आप सोल्यूशन खुद ही करिएगा, वाइड द मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे आएंगे, उसी में उसके नीचे लगा है बेटा, सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, हालांकि बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये देखो सेक्शन डी का आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है, वो वाले दोनों, ठीक। उसको पढ़िएगा एक बार। न्यूमेरिकल्स देखिए इसका, आप देखो न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल कह दिया अगर आपको ये आता है तो ये कर दो, ये आता है तो ये कर दो, ये दिया गया है। ये देखो एक बॉइलिंग पॉइंट से दे दिया, ये वेपर फेज से दे दिया, रॉल्स लॉ से दे दिया। इसके अंदर दिया गया है कि बेंजीन का सर्टेन टेम्परेचर इतना वेपर प्रेशर है, इतना नॉन वोलाटाइल कंटेंट ऐड किया गया, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड टू द 60 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका कि मोलिकुलर मास दिया गया है। तो कह रहा वेपर प्रेशर निकाल दीजिए आप, ठीक है। हाँ, जब ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इतना हो गया, आपको मोलर मास उसका निकाल दीजिएगा। तो ये देखो दोनों क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़िए, इनकी वर्डिंग करिए और निकालिए, ठीक है। वैल्यू इनकी निकालिए और ये हाँ इसका सोल्यूशन है, और इसको देखिए सॉल्व करके क्या आपको ये आ पा रहा है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा था, हम लोगों ने जो पढ़ाया था, तो हमने लिखा था PS माइनस पी डिवाइड बाई PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। और जैसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ से मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकल आएगी। अब एक चीज देखिए, आप गलती कहाँ करते हो, मॉलिक्यूलर मास आया 150 आपने लिख दिया, छोड़ दिया, और यहाँ से आपका आधा नंबर अभी भी कटने के चांस है। डिटेक्ट 1/2 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट और नो यूनिट। अगर आपका आंसर थोड़ा भी गलत हो गया, 149 आ गया, या 100 बोल सकते हैं 45 आ गया, या थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपका इनकरेक्ट है तो यूनिट नहीं लगा, आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर उड़ जाएगा आपका तुरंत। तो बच्चों ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। अब अगर आप इसको समझ गए हो तो वैसे गलती हो जाती, ठीक। अब ये देखो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा 2 फंक्शन डीएनए के बता दीजिए, है कि नहीं। दोनों कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये फंक्शन जरा पढ़िएगा इनके, डीएनए आरएनए के, ठीक है। पढ़िएगा इसको। फिर कह रहा कि प्रोडक्ट विल बी फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड डीएनए कंटेनिंग। फिर कह रहा व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। इसका बायोमोलिक्यूल का हम वन शॉट अभी बनाएंगे बैठ के, ठीक है, पूरा उसमें समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम ट्रिक बता देते हैं। न्यूक्लियोटाइड टी आया, टी का मतलब 3, न्यूक्लियोसाइड का एस आया, इसका मतलब 2, ठीक। इसमें कोई एक डी ऑक्सीराइबोज शुगर होगी और दूसरा अपने पास कोई एक बेस होगा, चाहे वो पिरिमिडीन हो चाहे वो जो भी है, और एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। 3 चीज़ों से कंटेन करता है एडेनिन, ये सॉरी न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या होगा, एक कोई शुगर होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, फॉस्फेट एक ग्रुप होगा, और कोई एक बेस होगा। न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 ही चीज़ें होंगी, ठीक। तो ये देखो जरा इसको पढ़िएगा, ओके। चलो देखो ये चीजें आपको लिख लेना है, और यहीं से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो रिपीटेड हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे। तब आप कहोगे अरे वाह सर ये तो मजा आ गया सेशन पढ़ने से, ठीक। और ये गलतियां भी ना हो। इसके बाद हम 1 बाई 1 चैप्टर का ही दे देंगे ताकि तुम जल्दी से पढ़ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी लिखी गई है, पढ़िएगा कि जो डीएनए का काम है वो क्या है, जो हमने बताया था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, एडिन होगा, फास्फोरिक एसिड होगा, ये होगा, ठीक। और उसके बाद सेक्शन ई है।
सेक्शन ई में भी वही क्वेश्चन है कि एसीटोन को ट्रीट किया जा रहा है सेमी कार्बेजाइड के साथ। जैसे एल्डिहाइड चैप्टर ओपन करोगे उसके अंदर साइनोहाइड्रिन, सेमी कार्बेजाइड, हाइड्राजोन, ये 10 रिएक्शन एक साथ ही है। कितनी रिएक्शन है? लगभग 10 रिएक्शन एक साथ ही उसके अंदर लिखी गई है। तो वो वाली आप पढ़िएगा, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन, सिंपली यही था सेमी कार्बेजाइड NH2 करके, ठीक है, CH2CONH2 लाइक दिस। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एसीटोन के O को लेके। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स आप बेंजल डिहाइड्रेटेड विद द NaOH। अब बताओ, कह रहा है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं, ये देखो कैनिजारो रिएक्शन यहाँ भी पूछी गई कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड के ले लेते हैं भाई, तो अगर इसको हम कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? कैनिजारो रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। सिंपली हमारे 2 कंपाउंड मिलते थे, COONA, और दूसरा कंपाउंड एक इसी का रिडक्शन वाला यानी कि CH2OH, यानी बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, 2 चीजें मिलती हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ओके, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखो एक बहुत ब्यूटीफुल जो है रिएक्शन आ गई, ब्यूटेन टू ऑन ट्रीटेड विद द ZnHg द कॉन्सेंट्रेट HCl। एक क्लीमेंसन रिडक्शन है। ब्यूटेन टू ऑन का फार्मूला मुझे बताओ। अरे सिट, कोई नहीं, हम लोग लास्ट में जाएंगे। ओके, यस, राइट। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑन का फार्मूला क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH2 CH3 है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। जैसे इस पे आप ZnHg डालोगे, जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, 4 कार्बन की आपको चेन मिल जाएगी, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, तो इस प्रकार के छोटे छोटे कन्वर्जन बेटा आएंगे। अब देखो, ये देखो कह रहा है कि इंक्रीजिंग एसिडिक और बेसिक मीडियम से, एक क्वेश्चन हमने कहा था आएगा जरूर, 100% आएगा। अब अगर आप पढ़ लोगे तो आपका भला हो जाएगा। अब देखिए जरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि आप बता दीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो इसके पास देखो Br है, इसके पास Br ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। तो इन दोनों में एसिडिक करेक्टर पढ़ लीजिएगा। देखो एक और आ गया कि बेंजोइक एसिड हमारे पास है। बेंजोइक एसिड का मतलब ये चीज COOH, और एक 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है। 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है बताइए? OCH3, अरे हटाओ इसको। 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब ये देखो COOH, अब 4th पोजीशन पे 1 2 3, 4 पोजीशन मतलब नीचे की तरफ, यार लिखते नहीं बनना है, ऊपर लिख देते हैं बेटा। चलो, बेंजोइक एसिड आप जानते ही हो, बेंजोइक एसिड का मतलब ये चीज COOH। दूसरा 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजोइक एसिड बना लो ऐसे, और चौथी पोजीशन पे COOH, ये OCH3 लगा दो, मेथॉक्सी ग्रुप। फिर कह रहा है कि आपको 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, यानी बेंजोइक एसिड ये हो गया, और चौथी पोजीशन पे आपको NO2 ग्रुप लगा देना है। फिर कह रहा है कि 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड लगाना है, बताना है। तो 3,4 डाई नाइट्रो मतलब क्या है कि COOH हो गया, और भाई 3 पोजीशन पे आप NO2 लगा दो, और एक 4 पोजीशन पे NO2 लगा दो। कह रहा है इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? इसके अंदर 2 I ग्रुप, बात को समझो, 2 I ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिक, 1 I कम एसिडिक, इसमें एक भी I नहीं, उससे कम एसिडिक, इसमें OCH3 ग्रुप दिखा रहा है, ये सबसे कम एसिडिक। तो अरेंज कर लीजिएगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा, सॉरी सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक, तो अरेंज कर लीजिएगा। एक एसिडिक और बेसिक का बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। चलो, ये रिएक्शन मुझे करके दिखाइएगा। कल मैं कन्वर्जन में इसको करा रखा हूँ पूरी की पूरी, कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, और ZnHg देखो अभी हमने क्लेमेंसन रिडक्शन बता दिया, तो इसको आप कर लीजिएगा। नीचे इसका आंसर अटैच्ड है, और देखिएगा क्या आपको आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब ये देखो कन्वर्जन फिर वही आ गया जो मैंने कल कराया था
कि प्रोपेनॉन हमारे पास है, प्रोपेनॉन का मतलब ये चीज CH3CO CH3, ठीक है। कह रहा प्रोपेनॉन है हमारे पास, से प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन बनाना है। तो कैसे बनाओगे वो तुम्हें पता है कि सिंपली हम क्या कर दें, हम अगर अल्कोहल बना ले इससे रिडक्शन कर दें तो H यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, यानी LiAlH4 इस पे डालेंगे तो हमें मिलेगा ये CH3COH और CH3, ठीक। और फिर क्या होगा, अल्कोहल से अगर हमें एल्कीन बनाना है तो एक ही हमारे पास चांस है, क्या बताओ, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दें, ठीक है। जैसे डालोगे हमें एल्कीन बन जाएगी, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड है, कल ही बताया। इथेनॉल से ब्यूटेन टू इनल बनाना है, फिर वो देखो वही आ गया एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का सेक्शन ई में हमने ये पार्ट करा दिया है। 32 और 32 और 33 का आपका यहाँ पे सोल्यूशन अटैच्ड है, इसको आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये देखो अटैच है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, ओके।